प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में मैं आज फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मैं डॉक्टर वेद प्रकाश यादव, सह आचार्य बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, आज बीए ऑनर्स पार्ट 3 के कृषि भूगोल प्रश्न पत्र को लेकर अपनी वार्ता आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। वार्ता का जो विषय है वह है कृषि प्रदेश की संकल्पना। कृषि प्रदेश की संकल्पना को समझने से पहले हमें प्रदेश क्या है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। प्रदेश का अर्थ हमारे दिमाग में जब तक स्पष्ट नहीं होगा तब तक हम कृषि प्रदेश को ठीक से नहीं समझ पाएंगे। तो आइए हम समझें कि प्रदेश क्या है। प्रदेश एक ऐसा भूभाग है जो किसी एक तत्व या कुछ तत्वों के समूह को लेकर अपनी सीमाओं के भीतर समरूपता रखता है, जबकि अपने सीमावर्ती क्षेत्र से उन्हीं तत्व या तत्वों को लेकर के विषमता रखता है। इसके मायने ये हैं कि मान लीजिए किसी एक तत्व, हम मान लीजिए जलवायु की बात करते हैं, तो जलवायु को लेकर के जितने क्षेत्र में तापमान, वर्षा, वायुदाब आदि को लेकर के जो समानताएं पाई जाती हैं और अपने सीमावर्ती इलाके में उन्हीं तत्वों को लेकर के विषमता पाई जाती है, ऐसा अगर कोई भूभाग सीमांकित होता है तो वह एक जलवायु प्रदेश कहलाएगा। प्रदेश की जो सीमाएं हैं वो प्रदेश की सीमाएं कृत्रिम होती हैं, मानव निर्मित होती हैं। मानव उनका निर्माण करता है। मानव निर्मित होने के कारण वो व्यक्तिगत अवधारणाओं पर आधारित होती हैं। मनुष्य जिन जिन तत्वों का चुनाव करके सीमाओं का निर्धारण करना चाहता है उन्हीं तत्वों के आधार पर करता है। दूसरा व्यक्ति हो सकता है कि उन्हीं प्रदेशों का निर्धारण किन्हीं दूसरे तत्वों के आधार पर करे। तो प्रदेश की सीमाएं नंबर 1 तो कृत्रिम होती हैं, ये विशेषता है उसकी। दूसरा, किसी तत्व विशेष या तत्व समूह को लेकर के उसकी सीमाओं के भीतर समरूपता होती है और उसकी सीमाओं से जुड़े हुए बाहरी क्षेत्र में उन्हीं तत्वों को लेकर के उस प्रदेश से विषमता होती है। ये इसकी विशेषता हो गई। एक प्रदेश गत्यात्मक अवधारणा है। इसके मायने हैं कि प्रदेश की सीमाएं बदल सकती हैं, बदलती रहती हैं, निर्भर करता है, जैसा हमने अभी बताया, व्यक्ति ने यदि निर्धारक तत्वों को बदल दिया तो भी सीमाएं बदल जाएंगी, या निर्धारक तत्वों की विशेषताओं में उस क्षेत्र में कोई परिवर्तन हुआ है तो भी बदल जाएंगी। तो प्रदेश की जो अवधारणा है वो गत्यात्मक अवधारणा भी है। ये एक महत्वपूर्ण बात है प्रदेश को लेकर के। अब आइए हम चलते हैं, जो हमारा मूल आज का प्रकरण है कृषि प्रदेश, उसको समझने की कोशिश करें। कृषि प्रदेश को यदि हम परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि कृषि प्रदेश ऐसे क्षेत्र होते हैं, ऐसे विस्तृत क्षेत्र होते हैं जहां कृषिगत दशाओं में समानता पाई जाती है और विशेष रूप से फसलों की किस्मों और उनकी उत्पादन विधि में समरूपता मिलती है। तो ऐसे प्रदेश जिनमें फसलों की किस्मों और उनकी उत्पादन विधि में समरूपता मिले, साथ ही कृषि भूमि के उपयोग की विशिष्टताजन्य संबद्धता भी मिलती है। इस विशिष्टताजन्य संबद्धता से आशय क्या है कि उस प्रदेश में कृषि कार्य में उपयोग में लिए जाने वाले उपकरणों, वहाँ के किसानों के आवास, वहाँ के किसानों के रहन सहन के ढंग, उनके जीवन स्तर
इन सब का संबंध वहाँ के उस कृषि भूमि उपयोग से है, उससे वो संबद्ध हैं। अर्थात एक क्षेत्र में लगभग ये तमाम जो बातें बताई हैं, कृषि उपकरण, कृषि आवास, रहन सहन का ढंग किसान का, उसका जीवन स्तर, इन सब में भी उस क्षेत्र से संबद्धता मिलती है, उसका कहीं उससे जुड़ाव है। तो ये तमाम बातें लेकर के यदि हम कोई क्षेत्र सीमांकित करते हैं तो वह है कृषि प्रदेश। इस प्रकार से कोई जो हमारा कृषि प्रदेश हमने निर्धारित किया है उसमें समरूपता और संबद्धता दो विशेष गुण पाए जाते हैं, और ये दोनों विशेष गुण अपने आसपास के दूसरे सीमावर्ती क्षेत्र से भिन्न होते हैं। ये उसकी विशेषता है। कृषि प्रदेशों के सीमांकन के क्या आधार होते हैं, अब यह प्रश्न उठता है। तो सीमांकन के आधार तत्वों को यदि हम देखना चाहें तो सबसे पहले 1936 में डी विटलसी ने विश्व को कृषि प्रदेशों में सीमांकित किया, कृषि प्रदेशों में विभाजित किया, और उन्होंने जो आधार लिए कृषि प्रदेशों के वर्गीकरण के लिए, वो आज भी बहुत सारे जो हमारे कृषि भूगोलवेता हैं उनके द्वारा काम में लिए जाते हैं। तो वो जो आधार हैं वो बहुत महत्वपूर्ण आधार उन्होंने बताए हैं। उन्हीं आधारों पर हम चर्चा करेंगे कि वो कौन कौन से आधार हैं। विटलसी महोदय ने कृषि प्रदेशों के सीमांकन के लिए जो आधार सुझाए उनमें 5 महत्वपूर्ण आधार हैं। नंबर 1 है फसलों एवं पशुओं का साहचर्य, कि जिस प्रदेश में हम उसका प्रादेशिकरण जिस एरिया में कर रहे हैं वहाँ के प्रदेशों के निर्धारण के लिए पहला तत्व वहाँ बोई जाने वाली फसलें, और वहाँ पर फसलों और पशुओं का साहचर्य क्या है, आपस में उनका क्या जुड़ाव है। नंबर 2, वहाँ पर उत्पादन की विधि क्या है, कृषि के उत्पादन की विधि क्या है, ये नंबर 2 पर। नंबर 3 है कृषि भूमि में श्रम, पूंजी, संगठन आदि का विनियोग क्या है, क्या किसी क्षेत्र में कृषि भूमि उपयोग में श्रम की अधिक महत्ता है, क्या कहीं पूंजी अधिक उपयोग में ली जा रही है, उसका संगठन कैसा है, यह भी महत्वपूर्ण है, यह भी आधार है सीमांकन का। चौथा, इन्होंने जो सीमांकन का आधार बताया कृषि प्रदेशों के सीमांकन का, वो बताया कृषि से जो उत्पादित पदार्थ हैं उनके उपभोग का ढंग क्या है, अर्थात जो पदार्थ उत्पादित हो रहे हैं कृषि से, क्या उनका उपयोग व्यापार के लिए होता है अथवा उनका उपयोग जो वहाँ का कृषक है उसके निजी उपभोग के लिए होता है। तो ये एक महत्वपूर्ण है, अर्थात कृषि का उद्देश्य क्या है, हम ये कह सकते हैं। 5वां जो उन्होंने महत्वपूर्ण आधार बताया, उन्होंने बताया कृषि कार्य में जो सहायक यंत्र हैं, सहायक उपकरण हैं, वो कौन कौन से हैं, और जो किसान का आवास है वो किस तरह का है। तो इन बातों को आधार मानकर, इन तत्वों को आधार मानकर डी विटलसी महोदय ने कृषि का प्रादेशिकरण किया, कृषि के प्रदेशों का निर्धारण किया। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण आधार सामग्री है कृषि के प्रदेशों के निर्धारण के लिए। अब सवाल उठता है कि कृषि प्रदेशों का निर्धारण जब हम करते हैं तो वहाँ कृषि के प्रदेशों के उद्भव और विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें कि किसी क्षेत्र विशेष में कृषि का जो उद्भव और विकास हुआ है उसी के आधार पर वहाँ पर कृषि के प्रदेशों का उद्भव और विकास होगा। तो हम कह सकते हैं कि कृषि को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, कृषि की विधियों को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, कृषि की फसलों के वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, इनके ऊपर भी चर्चा करना जरूरी है। कृषिगत दशाओं पर प्राकृतिक पर्यावरण का अपेक्षाकृत अधिक असर होता है। किसी फसल
को कहाँ उगाया जाएगा और कहाँ नहीं उगाया जाएगा, ये बहुत कुछ प्राकृतिक तत्वों पर निर्भर करता है। दूसरी तरफ उस फसल की उत्पादन विधि क्या होगी, जिस क्षेत्र में फसल उगाई जा रही है वहाँ उत्पादन विधि क्या होगी, यह भी प्राकृतिक तत्वों पर ज़्यादा निर्भर कर रहा है। इनमें जलवायु, धरातल और मिट्टी 3 सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं। इनका प्रभाव वहाँ की कृषि फसलों के ऊपर पड़ता है। दूसरी तरफ कृषि में श्रम की मात्रा कितनी लगेगी, पूंजी की मात्रा कितनी होगी, इन दोनों का सापेक्षिक विनियोग कितना होगा, यह निर्भर करता है वहाँ के मानवीय वातावरण पर। जनसंख्या घनत्व कितना है, जनसंख्या अगर घनत्व ज़्यादा है तो वहाँ पर श्रम की अधिकता होगी, श्रम को अधिक उपयोग में लिया जाएगा, कृषि के लिए लिया जाना चाहिए। और यदि जनसंख्या घनत्व कम है और पूंजी की उपलब्धता है तो पूंजी को अधिक उपयोग में लिया जाना चाहिए। उत्पादन की खपत संबंधी जो दशाएं हैं वो भी वहाँ के मानवीय वातावरण पर निर्भर करती हैं। जनसंख्या अगर बहुत सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है तो वहाँ का किसान सामान्यतः अपने उपभोग के लिए ज़्यादा फसलें उगाता है, जबकि अगर जनसंख्या घनत्व कम है और कृषि भूमि का विस्तार अधिक है तो वहाँ का किसान व्यापारिक फसलें ज़्यादा उगाता है। इसी तरह से कृषि उपकरणों का उपयोग वहाँ के किसानों की आर्थिक दशा और वहाँ के किसानों के उपलब्ध शिक्षा और तकनीकी ज्ञान पर निर्भर करता है। तो कुल मिलाकर के कृषि प्रदेशों के उद्भव और विकास को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो भी महत्वपूर्ण है कृषि के प्रदेशों की अवधारणा को समझने के लिए और कृषि प्रदेशों के निर्धारण के लिए। तो ये 2 प्रकार के कारक हमने आपको बताए, एक भौतिक कारक हो सकते हैं, एक मानवीय कारक हो सकते हैं। भौतिक कारकों में जैसा कि हमने बताया जलवायु हो सकता है, जलवायु में तापमान, वर्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसी तरह से मिट्टी हो सकती है, मिट्टी का पीएच वैल्यू क्या है, मिट्टी में खनिज पदार्थ कौन से हैं, मिट्टी की भौतिक संरचना कैसी है, मिट्टी में जैव जो तत्व है, ह्यूमस तत्व है, उसकी उपलब्धता कितनी है। ये सब बातें महत्वपूर्ण होती हैं जो कि फसलों के किस्म और वहाँ की उत्पादन विधि को प्रभावित करते हैं। ऐसे ही धरातल है, धरातल ढालू धरातल है, समतल धरातल है, ऊबड़ खाबड़ धरातल है, कटाफटा धरातल है। ये सब बातें वहाँ की कृषि के प्रकारों, फसलों आदि को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी तरीके से मानवीय कारकों में देखें तो जैसे हमने चर्चा की जनसंख्या घनत्व है, सांस्कृतिक सामाजिक वहाँ की जो परंपराएं हैं वो महत्वपूर्ण हैं। जैसे हम बात करें कि भारत में जो है, भारत में शाकाहारी लोग ज़्यादा हैं, भारत का किसान शाकाहारी ज़्यादा है। शाकाहारी ज़्यादा होने के कारण यहाँ फसलें उगाने का ही ज़्यादा जोर रहता है कृषि भूमि पर। फसल उत्पादन ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यहाँ मांस का उपयोग भोजन के रूप में कम होता है, इसलिए यहाँ पर पशुपालन नगण्य होता है। जबकि दूसरी तरफ मांसाहारी देश हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है। इन देशों की जो कृषि है इसमें कृषि फसलों के साथ साथ मांस के लिए पशुपालन का महत्व बहुत अधिक हो जाता है। तो ये वहाँ की सांस्कृतिक परंपराएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इसी तरह से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारक भी महत्वपूर्ण होते हैं जो वहाँ के कृषि फसलों को निर्धारित करने में, उत्पादन को उपभोग के रूप में कैसे काम में आएगा, इन बातों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर सामाजिक स्थिति की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में कपास की पेटी का विकसित होने का बड़ा कारण ये माना जाता है कि वहाँ पर नीग्रो श्रमिक सस्ते उपलब्ध थे। इसी तरह से राजनीतिक दृष्टि से बात करें तो दक्षिणी पूर्वी एशिया में रबड़ की खेती होना इसलिए ज़्यादा संभव हो पाया क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य उन क्षेत्रों में था और अधिक जनसंख्या वाले देशों से जनसंख्या को शिफ्ट करके, जनसंख्या को स्थानांतरित करके उन देशों में सस्ते श्रमिक के रूप में उनका उपयोग किया गया और रबड़ की खेती की गई।
तो ये बहुत सारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारण हैं जो कृषि प्रदेशों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब आता है कृषि प्रादेशिकरण हेतु अपनाए जाने वाले मुख्य उपागम कौन से हैं। कृषि के प्रादेशिकरण के लिए कौन कौन से ऐसे उपागम हैं, अप्रोचेज हैं जिनको इस्तेमाल किया जाना होता है, अर्थात किन किन अप्रोचेज के उपागम के आधार पर कृषि प्रदेशों का निर्धारण किया जाता है, ये हम अगले वीडियो में लेंगे।